We have a Challenge Cup with 32 teams. There's your league. Take from there. Take 16 of them and start a bloody league. I don't know, it's not my area of expertise, but you have 32 teams that participate in a Challenge Cup. Why do we need every single district to be involved? Somebody told me we have 5,000 teams registered. We don't have 5,000 teams in the all of the United Kingdom. So I don't know what's going on, but they need to fix this quickly. You've been working for the past few months. Have you found any talent in Pakistan? Do you think that Pakistan has a lot of talent? Well, I'm going to see the talent if there's no games. Stephen, Jordan is a very tough team, but they have just 1 point from 2 matches, and they will be trying their best to score more goals against Pakistan. Yeah. So, what will be your strategy against Jordan? Well, I'm not going to tell you on live TV. Let's see what happens in the game. So, can we spring surprise? Because in 2007 Look, we had held the then Asian champion Iraq to a goalless draw in the World Cup qualifying year. In 2007. Yes. Right. What happened in Can we- 2007? Can we spring surprise? Did you have a league in 2007? Yes. Thank we you. had a league. There's your answer. We had a league. Thank you. Thank you. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज एक बहुत ही धमाकेदार किस्म का हमने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग हुई। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो मीडिया को जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहा था, और मीडिया हमारा कैसे है आपको पता ही है। तो वहाँ पे एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन से कि 2007 में पाकिस्तान ने अवे जाके फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो राउंड 1 था, अवे जाके जी इराक के साथ ड्रॉ कर लिया था 0-0, और होम पे हम लोग जो हैं वो 7-0 हारे थे। तो क्या हम उस अवे लेग की तरह जॉर्डन के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दे सकते हैं या नहीं? तो जवाब में स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने बोला कि क्या आपके पास 2007 में लीग थी? आगे से रिपोर्टर ने कहा कि हाँ, लीग तो थी। तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा दैट्स योर आंसर, ये आपका जवाब है। एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट स्टार्ट अ ब्लडी लीग। उसने साथ में ये भी कहा कि नेशनल चैलेंज कप जो है यानी कि NCC, उसमें 32 टीमें जो है वो खेला करती थी एक ज़माने में, वो भी 3.5 साल पहले हुई थी, पता नहीं कब हुई थी, किसी को याद नहीं है। वो जो है उसके अंदर 32 टीमें होती हैं और 16 टीमें जो हैं उसमें से आप बना के एक लीग बनाएं। एंड ही सेड आई डोंट गिव अ डैम कि आप कैसे लीग बनाते हैं, लीग बनाओ, कुछ भी करके लीग बनाओ। लेकिन हारून मलिक जो हैं, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के करता धरता हैं और जो देवता हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, वो जो है उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। वो सिर्फ एक मस्कीन सी शक्ल बनाते हैं और वो कहते हैं जी फीफा मुझे फंड्स नहीं दे रहा, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि फीफा मुझे फंड्स नहीं दे रहा। ना मैं प्लेयर्स की सैलरी दे सकता हूँ, ना मैं लीग स्टार्ट करवा सकता हूँ। और यह आप लोग भी बात सुन ले कान खोल के कि हारून मलिक साहब ने भीख मांगी थी शाहरुख सुहेल से, भीख मांगी थी अली एहसन से, भीख मांगी थी ऑन द माइक के इस्माइल फ़ारूक से, और भीख मांगी थी फैज़ान समीर से कि मुझे परवाज़ 2038 का प्लान बना के दिया जाए, बिकॉज ही डिडंट हैव अ क्लू कि किस तरह से लीग स्टार्ट करवानी है इस मुल्क के अंदर। वो बोलते तो बड़ा है कि फ्रेंचाइज लीग, ही डजंट हैव अ क्लू कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है ग्रास रूट्स लेवल पे, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। ही डजंट हैव अ क्लू अबाउट दैट। वो सब कुछ अली एहसन ने करके दिया था, सब कुछ ऑन द माइक के इस्माइल फ़ारूक ने करके दिया था, फैज़ान समीर और शाहरुख सुहेल ये सारे उसके अंदर इन्वॉल्व थे। इन भाई साहब को तो कुछ पता ही नहीं है कि लीग कहाँ से लेके आनी है। ऊपर से ये बराजमान हो चुके हैं दिसंबर तक, 2024 तक इनको फीफा ने एक्सटेंशन दे दी है। फीफा भी मुझे लगता है कोई भंग पी के कोई ना कोई डिसीजन लेती है। जब पाकिस्तान का मामला होता है तो उसमें वो भंग पी लेती है और वो फिर डिसीजंस लेती है। मुझे एक सवाल का जवाब दिया जाए, मैं फीफा से भी पूछना चाहता हूँ और मैं इस वक्त PFF में जो करता धरता लोग बैठे हुए हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जब तक देवता हारून मलिक साहब जो हैं वो बैठे रहेंगे, बराजमान रहेंगे अपनी सीट पे, तब तक हमारे प्लेयर्स भूखे रहेंगे। हमारे प्लेयर्स को कोई सैलरीज नहीं देनी है आपने। हारून मलिक साहब ने वादा किया था, ठीक है, खुद अपने मुँह से इन्होंने वादे किए हैं कि हम 3-3 लाख रुपए देंगे एक ट्रेनिंग कैंप का, 1 ट्रेनिंग कैंप 3 लाख रुपए देंगे, 4 लाख रुपए देंगे। ऑन द मैच की जो फीस होगी वो $150 होगी, और विदाउट जो जिस दिन मैच डे नहीं होगा किसी भी टूर्नामेंट के अंदर उसकी फ़ीस होगी $75। वो आज तक पे नहीं हुआ है। और सैफ चैम्पियनशिप जुलाई में हुई थी, जून जुलाई के अंदर हुई थी 2023 में, वो आज तक पे नहीं हुआ किसी भी कंपटीशन का, ना अंडर 16, ना अंडर 17, ना अंडर 19, ना विमेंस टीम, ना मेंस टीम। कोचेस की तो आप बात ही ना करो मेरे से कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको क्या लगता है उस्मान जो है पोपो FC का,
वो KRL क्यों गया है? क्योंकि पोपो अब वो 21-22 साल का हो गया, वो उसको अब पैसे नहीं दे सकती, वो अब इस काबिल नहीं है कि वो उसको पैसे दे सकें। एक सर्टन एज के बाद आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन PFF को ये बात समझ नहीं आती। PFF कहती है अपने पेड़ खुद ही जाके पालो, हम तुम लोगों के ज़िम्मेदार नहीं है। अगर PFF अपना काम ठीक तरीके से कर रही होती तो उस्मान को KRL ज्वाइन ना करनी पड़ती, इतनी अच्छी एकेडमी पोपो FC को छोड़ के उसको KRL ना जानना पड़ता, उसको KRL से 35,000 45,000 या 50,000 की भीख ना मांगनी पड़ती कि मुझे सैलरी दे दो पर मंथ, क्योंकि PFF मुझे कुछ दे नहीं पा रही, मेरा पैसा जो है दबाया हुआ है PFF ने, क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है। सो ये प्रॉब्लम प्लेयर्स की नहीं है कि आपको फीफा से फंडिंग नहीं मिल रही। यू हैव टू फाइंड अ वे मिस्टर हारून मलिक, यू हैव टू फाइंड अ वे। आपने जो 9 मिलियन 10 मिलियन जो आपने कमाए हैं ताजिकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मैचेस से, वो किधर हैं? उसका जवाब आप कब देंगे कि वो कहाँ पे हैं? वेयर इज़ दैट मनी? वो पैसा कहाँ है? अभी जो आप पैसा कमाएंगे, 1,000 रुपये की आप लोगों ने टिकट कर दी है। आपने कभी सोचा है कि एक मिडिल क्लास आदमी 1,000 रुपये, या लोअर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी किस तरह से 1,000 रुपये का टिकट लेगा? या स्टूडेंट्स किस तरह से लेंगे? चलो स्टूडेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ, वो कैसे लेंगे 1,000 रुपये का टिकट? इन टिकटों से आप पैसे कमाएंगे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन विल अर्न मनी फ्रॉम दिस। तो फिर उसके बाद हमें यह जवाब दे होना चाहिए हारून मलिक को, जो कि देवता है PFF का, कि बताए कि कहाँ है ये पैसा, किधर गया ये पैसा? ये आप नहीं बताएंगे। लोगों के घरों के चूल्हे चलते हैं या नहीं, या PFF के जो प्लेयर्स हैं उनके घरों के चूल्हे चलते हैं या नहीं, यू डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। दैट्स द रियलिटी। मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, ये जो सैलरीज का मामला है इस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। आई नो दिस फर्स्ट हैंड। तो प्लेयर्स के साथ ये ज़्यादतियाँ मत करें, क्योंकि लोकल प्लेयर्स की अपनी ज़िंदगियाँ और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अपनी सीट और अपनी कुर्सी के बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। सवाल जब इन लोगों से करते हैं तो फिर ये आगे से कहते हैं जी आई एम सॉरी, लेकिन आपको सवाल करने का कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन फीफा से जो है हमें फंडिंग्स नहीं मिल रही, हम मस्कीन हैं, हम मजबूर हैं। कब तक प्लेयर्स को आप ये बकवास किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहेंगे? नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट दैट कि आप कितनी मुश्किल में हैं। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट दैट। प्लेयर्स हैं तो टीम है, पहली बात तो ये है। अगर प्लेयर्स हैं तो टीम है, प्लेयर्स नहीं है तो टीम भी नहीं है। फेडरेशन तो आती जाती रहेगी, कल को आपने इलेक्शन करवा देने, किसी और ने आ जाना है, फेडरेशन का क्या है, वो तो आती जाती रहेगी। तो बात इतनी सी है कि इट्स टाइम कि हम ये सवाल उठाना शुरू कर दें, और कॉन्टीन्यूसली शुरू करना पड़ेगा कि भाई प्लेयर्स को सैलरी दो, लीग स्टार्ट करवाओ। तुम्हारा बाप नहीं लीग स्टार्ट आगे करवाएगा, तुमने ही करवानी है। इट हैज़ टू बी डन नाउ, और हम वेट नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है स्क्वाड की, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 8 प्लेयर्स जो हैं या 9 प्लेयर्स जो हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी पाकिस्तान इंडिया के, उसके ऊपर जो स्क्वाड अनाउंसमेंट थी, तो 8 प्लेयर्स वाकई में बाहर जा चुके हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया। उसमें जुनैद शाह भी हैं और उसमें मोइन भी है, उसमें मल्टीपल और प्लेयर्स हैं। बट ये जो 2 प्लेयर्स हैं नोटेबली मुझे लगता है इन दोनों को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि ये आपको एक डिफेंसिव सॉलिडिटी दे सकते थे और फजल की जगह एक बैकअप हो सकता था। फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता फजल को कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे एक बैकअप होना चाहिए कि चलो जुनैद शाह आ जाएगा, तो वो एक बैकअप इनको लेके जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वो नहीं लेके जा रहे। और मोइन को भी नहीं लेके जा रहे, जो कि राइट विंग पे राउमर हयात को एक बहुत ज़बरदस्त सॉलिड प्रोटेक्शन दे सकता था। तो स्क्वाड में 23 मैन स्क्वाड में तो खैर होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों को जो है आउस्ट कर दिया गया बाय स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। आदिल नबी और एतजाज़ दोनों नहीं होंगे। अपेरेंटली मल्टीपल सोर्सेज ये कह रही हैं, इट्स नॉट जस्ट ज़ीशान शफ़ी, सिर्फ वो नहीं बोल रहे। मैंने मल्टीपल लोगों से बात की है जो 10-10 साल से आदिल नबी के केस पे काम कर रहे हैं। 10 साल से आदिल नबी के केस पे काम हो रहा है और एतजाज़ के केस पे भी काम हो रहा है कि वो एक दिन PFF यानी कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए खेल लें। लेकिन बात यह है कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की अपेरेंटली, रिपोर्टेडली, एलिजिडली फ़ोन कॉल हुई है विद आदिल नबी, और आदिल नबी को एक तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का एटीट्यूड नहीं पसंद आया जिस तरह से स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने उससे बात की है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि स्टेफन ने ऐसे बात की है कि जैसे वो कोई 7th टायर का प्लेयर है, हालांकि वो सिप्रस की प्रीमियर लीग में खेलता है और उस बंदे की ईगो तो होगी ऑब्वियसली, वो बंदा प्रीमियर लीग की एकेडमी से निकला है। तो स्टेफन को उसकी ईगो पसंद नहीं आई है और आदिल नबी जो है वो स्टेफन के अंडर खेलना नहीं चाहता, एंड स्टेफन के प्लान्स में ना आदिल नबी है और ना एतजाज़ है। और मुझे एक बंदे ने कैटेगोरिकली कहा है, जो बड़ी ट्रस्टेड सोर्स है, उससे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स कोई हो नहीं सकती, कि अगर आदिल ना आया तो एतजाज़ भी नहीं आएगा। अगर उसको आदिल की ईगो से मसला है स्टेफन को, तो उसको एतजाज़ की ईगो से भी मसला होगा। बट वी कैन नॉट बी हिपोक्रेट्स, क्योंकि अब्दुल्ला शाह के टाइम भी हमने यही कहा था कि स्टेफन ठीक है, स्टेफन जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो फिर अभी भी हमें यही बोलना पड़ेगा। ज़ाहिर है हिपोक्रेट हम नहीं हो सकते।
अभी भी हमें यही कहना पड़ेगा कि भाई स्टेफन ठीक कर रहा है जो कर रहा है। तो ऑल आई कैन से कि मैं सपोर्ट करता हूँ इस डिसीजन को, और मैं ज़्यादा कोई कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसके अंदर अब कितनी सच्चाई है। इवन दो मल्टीपल सोर्सेज आर क्लेमिंग इट, मैंने खुद नहीं सुना, मुझे नहीं पता उस फ़ोन कॉल में क्या बात हुई है। तो ये चीज़ है। दूसरी जो बात है, हारून हामिद फुली फ़िट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। हारून हामिद इज़ नॉट फुली फ़िट। मैंने खुद भी क्लब को मैसेज किया है, उसका जो क्लब है सेंट एल्बांस का, दे रिप्लाइड बैक टू मी कि ही इज़ इंजर्ड। और एक और हमारे एक दो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जिन्होंने उस क्लब को रीच आउट किया, और उस क्लब ने आगे से कहा कि जी हारून इज़ इंजर्ड, ही इज़ कैरिंग एन इंजरी। तो वो फुली फ़िट नहीं है, इवन तो वो स्क्वाड का हिस्सा बन गया है, लेकिन वो फुली फ़िट नहीं है। ओटिस फुली फ़िट नहीं था, उस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। मुनीब फ़ारूक ने भी उस पर किया है, ट्वीट किया है मुनीब फ़ारूक ने कि ही इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ इंजरी। तो नो आदिल, नो एतजाज़, बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहना पड़ रहा है। और नो ओटिस, हारून मेक्स इट टू द स्क्वाड। शायद बेंच से उठ के आए, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि वो फुली फ़िट नहीं है। तो मेरी जो प्लेइंग 11 होने वाली है ना, वो यही होगी कि यूसुफ भट्ट होगा उसमें, अब्दुल्ला इकबाल होगा, ईसा होगा, मोहम्मद फ़ज़ल लेफ़्ट बैक पे खेलेंगे। ही इज़ गोइंग टू मेक हिज डेब्यू, वो स्क्वाड में है, और ही इज़ गोइंग टू मेक हिज डेब्यू। स्वीडन के 3rd टायर में खेलते हैं, डेनमार्क में पैदा हुए हैं, तो ही इज़ गोइंग टू बी एट लेफ्ट बैक। राउमर हयात राइट बैक, रईस नबी खेलेगा डबल पिवट में, आलमगीर खेलेगा डबल पिवट में, शाइक दोस्त खेलेगा क्योंकि वहाँ पे ओटिस नहीं है, ऑब्वियसली शाइक दोस्त विल बी देयर लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे अब्दुल समद अरशद होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना मोइन है और हारून हामिद जो है वो फिट नहीं है। तो मैं अब्दुल समद साका को खिलाऊँगा, स्टार्ट करूँगा। और इमरान कियानी होंगे एज ए स्ट्राइकर। उन्होंने अभी हैट्रिक स्कोर की है रिसेंटली जो उनका मैच था, और उसमें डोमेस्टिक लीग में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जो है फरीदुल्ला होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लिंकअप प्ले करते हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि फरीदुल्ला के अलावा और कोई खेल सकता है इमरान के साथ। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग बताएं कि आपको स्क्वाड में क्या क्या चेंजेस चाहिए थी, और आप क्या चाहते थे कि स्क्वाड में हो। आदिल नबी एतजाज़ तो सभी चाहते थे, लेकिन वी आर ऑल शॉक्ड कि वो स्टेफन के प्लान्स में ही नहीं है। मैच जिना स्टेडियम में ही होगा, जो भी मेरे से पूछ रहे हैं, मैच जिना स्टेडियम में होगा। तो ये चीज़ है। बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर अब मैं आता हूँ, और बांग्लादेश का जो स्क्वाड है वो जब मैंने देखा तो मुझे समझ आ गई कि इसमें से प्लेइंग 11 जो है वो क्या निकलने वाली है। 28 मेंबर का स्क्वाड था, और उसमें से 10 बंदे जो थे वो वसुंधरा किंग्स के थे। 10 प्लेयर्स फ्रॉम वसुंधरा किंग्स। सो ये वसुंधरा किंग्स की एक कामयाबी है, ये आप कह सकते हैं। कितने सारे प्लेयर्स, उनके जो कैप्टन है, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि उनके जो कैप्टन है जमाल भुयान, वो अर्जेंटीना की 3rd डिवीज़न में अब खेल रहे हैं। सो वो वहाँ पे खेल रहे हैं अभी। आई थिंक 4 अपीयरेंसेज हैं, उसमें उन्होंने 2-3 गोल्स भी कर दिए हैं। सो ही स्कोरिंग गोल्स एज वेल। आजकल वो एक बहुत ही एडवांस किस्म के रोल में खेल रहे हैं, एक एडवांस मिडफील्डर के रोल में खेल रहे हैं, अटैकिंग मिडफील्डर। उससे पहले वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर माने जाते थे, और उनको बोला जाता था कि वो प्राइमरीली एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, बट नाउ ही स्कोरिंग गोल्स एज वेल। तो वो भी एक चीज़ है। और काफ़ी एक एडवांस्ड रोल में 4-3-3 के अंदर 4-3-1-2 होता है। जो फॉर्मेशन होती है, मैंने मोस्टली देखा है 4-3-1-2 होता है जब इन पोजेशन होती है बांग्लादेश, और जब 4-4-2 होता है वो तब होता है जब आउट ऑफ पोजेशन होती है बांग्लादेश, जब बांग्लादेश के पास बॉल नहीं है। तो उस टाइम पे वो 4-4-2 हो जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन द बॉल इज़ विद देम, तो वो काउंटर अटैक में कोशिश करते हैं कि जमाल भुयान को 2 स्ट्राइकर्स के साथ मतलब लिंक अप करें। सो वो एक चीज़ है जो एक ज़माने में जेरार्ड किया करता था। स्क्वाड के अंदर जो है तारिक काजी नहीं है, और तारिक काजी को इंजरी हो गई है। मोरसलीन नहीं है स्क्वाड के अंदर। ये 2 मेन प्लेयर्स नहीं है, एक तो डायस्पोरा हैं जो तारिक काजी हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि तारिक काजी तो स्क्वाड में थे, बट स्क्वाड में जो दूसरे सेंटर बैक हैं टोपू बर्मन, वो बॉटल वाइन का जो केस हुआ था उसमें अनीसुर रहमान ज़ीको भी नहीं थे, और टोपू बर्मन ने भी नहीं थे पहले। अब ये है कि इन दोनों ने वापस ज्वाइन कर लिया है। टोपू बर्मन ने भी ज्वाइन कर लिया है, अनीसुर रहमान ज़ीको ने भी ज्वाइन कर लिया है। मोरसलीन जिसने बांग्लादेश के लिए 9 मैचेस में 4 गोल्स ठोके हैं, वो बंदा जो है वो ही वॉन्ट बी अवेलेबल, और उसने लास्ट मैच में गोल भी मारा था जो लेबनान के साथ ड्रॉ किया था बांग्लादेश ने। तो पैलेस्टाइन को चैलेंज अगर करना था तो मोरसलीन एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता था, बहुत बड़ा वेपन हो सकता था, बट मोरसलीन वॉन्ट बी देयर। तो ये थोड़ा सा बांग्लादेश फैंस के लिए भी सैड है। हमजा चौधरी, मेरी बात हो रही थी कि एक बांग्लादेश के जो फ़ैन है जो कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं, वो कह रहे थे कि मार्च की विंडो में बड़ा ही मुश्किल है कि हमजा चौधरी आ सके या शमित शोम आ सके। दोनों डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, और शमित शोम जो है और हमजा चौधरी जो है, ये दोनों प्लेयर्स जून में दे आर मोर लाइकली
इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि पैलेस्टाइन के अगेंस्ट दीज गाइज वुड बी एबल टू जॉइन द स्क्वाड एज डायस्पोरा प्लेयर्स, क्योंकि वहाँ पे भी डुअल सिटीजनशिप अलाउड है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। बट अभी यही है कि उसके पासपोर्ट और वो सारा क्लियरेंसेज एंड ऑल दैट, वही इश्यूज़ हैं जो कि आदिल नबी के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इश्यूज़ रहे थे, लेकिन उसमें ये है कि वो क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ये जून तक जो है ये पॉसिबिलिटी है। होजे कब्रेरा जो है वो माने जाते हैं प्रैग्मेटिज्म के लिए, एंड वो उनकी उसी तरह की फ़िलासफ़ी है जैसे डिएगो सिमियोनी टाइप की या होजे मोरिनियो टाइप की, उस टाइप का एक प्रिंसिपल है उनका कि वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा वो डिफेंसिव माने जाते हैं। और जिस ऑपोजिशन ने भी उनके ख़िलाफ़ खेला है वो यही कहती है कि यार ये एक डॉगेड डिफेंडिंग वाली टीम है और ये डिफेंड करना जानती है बस, और ये पीछे रह के पार्क द बस वाला जो सीन है वो ये करने लगे। सो ये उनका बेसिक प्रिंसिपल है, काउंटर अटैक उनका बेसिक प्रिंसिपल है। सो दैट्स गोइंग टू बी द थिंग। और वही मैंने जैसे कहा कि 4-4-2 में अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि बेसिकली होगा 4-3-1-2, लेकिन उसमें जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं वो मोहम्मद रिदोए होंगे जो कि ढाका के लिए खेलते हैं। शकील हुसैन जो है वो शेख जमाल के लिए खेलते हैं। तो आई डोंट नो कि अभी उनकी एक फॉर्म का क्या लेवल चल रहा है, बट ही परफॉर्म रियली वेल एट इंटरनेशनल लेवल। अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे जो भी उनकी परफॉर्मेंस आई है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। फिर विश्वनाथ घोष हैं, मुझे लगता है वो ही लेफ्ट बैक स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि वो भी वसुंधरा किंग्स के लिए खेलते हैं, सो विश्वनाथ घोष आई थिंक ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो ये एक बैक लाइन हो सकती है। और लेफ्ट बैक पे ईसा फैसल खेलेंगे, राइट पे अगर विश्वनाथ घोष होंगे तो लेफ्ट बैक पे ईसा फैसल को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि वो लड़का एक ब्रिलियंट प्लेयर है, आप उसको सादुद्दीन की जगह अगर खिलाएंगे तो यू विल गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट लेबनान। और ईसा फैसल को लेबनान के ख़िलाफ़ फिर खिलाया गया था पहले मैच में, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में फिर वो सादुद्दीन खेले थे। सादुद्दीन के जो भाई हैं ताजुद्दीन, उनको जो है शेख जमाल के लिए वो खेलते हैं, और उनको जो है वो इंडक्ट किया गया है स्क्वाड के अंदर। फिर इसमें एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर के भी जो बेटे हैं वो इसके अंदर आए हैं, सैयद शाह क्वाज़ेम इनका नाम है, और ये भी बांग्लादेश के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए खेलते हैं। सो ये जो ईसा फैसल वाला जो डिपार्टमेंट है उसी में ये खेलते हैं। बट द थिंग इज़ कि होजे कब्रेरा मोस्टली 4-4-2 खिलाता है, और उसकी जो अप्रोच है वो बहुत डिफेंसिव और प्रैग्मेटिक होती है टू गेट द रिजल्ट अगेंस्ट बिग टीम्स। जितनी भी बड़ी टीमें, आप सैफ चैम्पियनशिप निकाल के देख लो, आप लेबनान वाला मैच निकाल के देख लो, उसमें बांग्लादेश ने इंतहाई डिफेंसिव फुटबॉल खेली है और काउंटर अटैक्स पे फुटबॉल खेली है, डायरेक्ट अटैक्स पे गोल करने की कोशिश की है, स्पेसिस को भांप कर काउंटर अटैक पे मारने की कोशिश की है। दिस इज़ द रीज़न दे हैव गॉट रिजल्ट्स, और ये होजे कब्रेरा की फ़िलासफ़ी रही है स्पेशली अगेंस्ट द बिगर टीम्स, और ऐसा ही होना चाहिए। यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और बिग टूर्नामेंट्स, ठीक है। अभी जो मिडफील्ड है ख़ास तौर पे, वहाँ पे जो जमाल भुयान के साथ एक और प्लेयर आ सकते हैं जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर हो सकते हैं या सेंट्रल मिडफील्ड डबल पिवट में खेल सकते हैं। दैट कैन बी मोहम्मद रिदोए जो कि ढाका अबहानी के लिए खेलते हैं लिमिटेड के लिए। सो आई थिंक रिदोए स्टार्टेड इन द लास्ट गेम एज वेल, इस मैच में भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इनके पास वसुंधरा किंग्स के 2 सुहेल राना हैं, एक सुहेल राना और दूसरे जो हैं वो मोहम्मद सुहेल राना है। तो ये 2 सुहेल राना जो हैं, ये रानास जो हैं, ये दोनों जो हैं परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, एंड दे कैन बी द मोस्ट पिविटल पार्ट इन द प्लेइंग 11 ऑफ बांग्लादेश वंस मोर। हो सकता है अगर 4-4-2 में ये खेलते हैं तो दोनों रानास को चांस दिया जा सकता है। पिछले मैचेस में भी हमने देखा है कि दोनों रानास खेलते रहे हैं कंसिस्टेंटली एक साथ, तो ये हो सकता है। दूसरा जो इनके 2 फॉरवर्ड्स हैं, और उन 2 फॉरवर्ड्स के पीछे मैंने मोस्टली देखा है कि एक आजकल एक अटैकिंग मिडफील्ड में आए हुए हैं जमाल भुयान। जमाल भुयान इज़ नॉट अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, लेकिन उनको मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 मैचेस में एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल में खिलाया जा रहा है, एंड इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग फॉर बांग्लादेश कि वो उनको एक अटैकिंग मिडफील्ड वाले रोल में खिला रहे हैं, क्योंकि वो उनकी नेचुरल गेम नहीं है, वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इतने बड़े प्लेयर को आप बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन आप खिला रहे हो। ये ऐसे ही है कि विर्जिल वैन डाइक को मैं कहूँ कि यार वो सेंटर फॉरवर्ड खेलना शुरू हो जाए, तो आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि होजे कब्रेरा इज़ डूइंग द राइट थिंग देयर। बट बाकी जो उनके टैक्टिक्स हैं उन्होंने वर्क किया है, वो वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो वर्क हो रहे हैं। उनके कुछ टैक्टिक्स जो थे वो बिल्कुल तितर बितर हो गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी एक चीज़ थी। लेकिन स्ट्राइकर पे खेलेंगे फैसल फ़हीम, मुझे लगता है फैसल फ़हीम जो हैं, दैट गाय
इज़ गोइंग टू प्ले इन दिस मैच अगेन। शेख जमाल के लिए खेलते हैं, फिर उनके साथ होंगे रकीब हुसैन। अब अगर आप रकीब हुसैन को स्टार्ट नहीं करते तो फिर आप किसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास मोरसलीन भी नहीं है। और रकीब हुसैन इस वक्त जो लोकल बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उसमें अगर आप टॉप स्कोरर की लिस्ट निकाल के देख लो तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के बाद जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लोकल जो प्लेयर बेस्ट है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्स किए हैं 9 मैचेस के अंदर 6 गोल हैं, वो रकीब हुसैन के हैं। तो रकीब हुसैन को अगर आप नहीं खिलाते तो वो तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आई थिंक रकीब विल बी द वन जो कि डेफिनेटली स्टार्ट करेगा इस मैच में। और हो सकता है कि अटैकिंग मिडफील्डर में वो एक जेरार्ड रोल जो है वो जमाल भुयान को दे दिया जाए, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी टू बी ऑनेस्ट विद यू। ही शुड प्ले इन द डबल पिवट और अ सिंगल पिवट। अगर 4-4-2 है तो डबल पिवट में होना चाहिए जमाल भुयान को, और यू कैन यूज़ द 2 सोहेल रानाज और आइदर साइड ऑफ द पिच। तो वो किया जा सकता है, पहले भी किया बांग्लादेश ने। तो लेट्स सी कि क्या होता है, ये लोग किस तरह से खेलते हैं अगेंस्ट पैलेस्टाइन। इनके पैलेस्टाइन से मैचेस हैं बांग्लादेश के, तो वो इनका एक सीन है। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने 15 मैचेस का ट्रेनिंग कैंप जो था वो सऊदी अरेबिया में रखवाया था। 15 मैचेस का ट्रेनिंग कैंप सऊदी अरेबिया में इन्होंने रखवाया था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान एज अ फुटबॉल नेशन फेल हो गया करने में। तो उस चीज़ का खैर मुझे दुख है, लेकिन गुड फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बड़ा फिट काम किया है कि इतना ग्रूलिंग किस्म का ट्रेनिंग कैंप रखवाया है और 15 दिनों का रखवाया है, विच इज़ अगर मेरे से पूछोगे तो हमें तो भाई सिर्फ 9 और 10 दिन मिले हैं पाकिस्तान को, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ है। सो आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू द टीम, टू बांग्लादेश टीम, एंड आई होप यू गेट रिजल्ट। एंड देखते हैं कि क्या होता है 21 तारीख को, 22 तारीख को, 26 तारीख को पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल क्या करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं और हमारे कुछ जो मैनेजर्स हैं वो बहुत बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं, और हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की फ़ेडरेशन है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की बेवकूफ़ियाँ कर रही है। लेकिन यही चीज़ है, इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हस्ता ला विस्ता।